विवेक पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और साथ ही साथ एडिटर इन चीफ है। उनसे हम जानने की समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल जो है वो अब सामने आ चुके हैं। विवेक सर, देखिए, अब जो कुछ भी इस वक्त चीजें हम देख पा रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल उलट। जो टीएमसी की अगर हम बात करें, जो दावेदारी की जा रही है, हर तरफ बीजेपी की बढ़त इस वक्त दिखाई दे रही है। कई जगह ये भी एग्जिट पोल में दिखाया गया 50-50 का आंकड़ा। अभी अगर हम आपकी बात करें, आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए जूही, अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो आपको शायद याद होगा जब पिछले विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में देखने को मिले थे, तो कई ऐसी सीट्स थी जो निर्णायक भूमिका जो है कह सकते हैं कि वो फेवर जो गया था वो ममता बनर्जी के फेवर में जाते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन इस बार वही जो छोटी सी मार्जिन थी, वही वो मार्जिन असल में काम इस बार फेवर कर रही है बीजेपी के लिए। ये वो चूक थी जो शायद पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अपनी तरफ से फील किया होगा। जो भी पर्यवेक्षक वहां पर रहे हैं और जिस बूथ लेवल की पॉलिटिक्स को बीजेपी हमेशा से प्रमोट करती रहती है, वो वही माइक्रो मैनेजमेंट का एक असर है। चाहे ये कह सकते हैं कि वही एक माइक्रो लेवल का जो सोल्यूशन था, वो आज उन वोटों को, जिस तरह से आपने वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ते देखा, ये भले ही मैजिक सामने नजर आता होगा, ये इम्पॉसिबल सामने नजर आता है, वो शायद ये इतना बड़े मार्जिन पर कैसे एक ऐसे स्टेट में जहां पर पोलराइजेशन होता है, सारी चीजें ऊपर नीचे जा सकती हैं। ममता बनर्जी की तरफ से कई सारे ऐसे बयानबाजियां दिखाई देती हैं, लेकिन इस बार जो बीजेपी का फोकस रहा वो वोटर्स को लेकर रहा, वोट मैनेजमेंट को लेकर रहा कि आखिरकार किस तरह से बूथ लेवल को जो वोट है जो घर के अंदर ही रह जाता है, या कई ऐसे वोट बैकग्राउंड है जिनको कि बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जाता, वोटिंग सेंटर तक नहीं पहुंचने दिया जाता। तो इस पर तमाम वो जो सिक्योरिटी एजेंसियां जिनका पूरी जिम्मेदारी थी कि हर वोटर को अपनी आजादी का, अपने लोकतंत्र के अधिकार का इस्तेमाल करने की जो जिम्मेदारी थी, उन्होंने पूरी की। और शायद यही नतीजा रहा। ये जो अभी जो आंकड़े हैं, मुझे लगता है कि चौंकाने वाला नहीं। अभी आप जैसे कह रही है कि हो सकता है 50-50 कंडीशन है, मुझे लगता है और मेरा बिल्कुल मानना यही होगा कि ये आंकड़ा अभी बढ़ेगा और ये आंकड़ा फेवर में जाएगा भारतीय जनता पार्टी के। जिस तरह से महिला आरक्षण जैसे तमाम मुद्दे आपने देखे होंगे, और वहां पर जिस तरह से एसआईआर का जो खासा असर है, ये लोग मान सकते हैं, जो राजनीतिक पुरोधा है, जो लोग ये दावे कर सकते हैं कि हाँ ये निश्चित रूप से बीजेपी को महंगा पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा तबका है वेस्ट बंगाल के अंदर, ये जो इन सबसे बेहद परेशान था, और उसका ये जो सीधा जवाब भारतीय जनता पार्टी के फेवर में सामने निकल के आ सकता है। और ये जो आंकड़े हैं, ये जो अभी हम मान के चल रहे हैं कि 140 से 150 161 के आसपास का रह सकता है, ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और ये मैं इसमें कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि ये आंकड़ा 175 तक भी पहुंच सकता है। सर, एक चीज और अगर महिला वोटर्स की बात करें, महिला वोटर्स को कैसे देखते हैं? क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बहुत ही ममता बनर्जी के साथ कनेक्टेड मानी जाती है। अगर बिहार में हम देखें, नीतीश कुमार के साथ महिलाएं जुड़ती थी, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में कहा जाता है कि जो महिला समर्थक है बहुत ही बड़ी तादाद में। लेकिन पिछले अगर कुछ सालों में अगर हम देखें, महिलाओं को लेकर कुछ ऐसे वाकये भी सामने आए जिसके बाद टीएमसी की सरकार पर सवाल उठने लगे। तो क्या इस बार वो महिला का महिला का जो समर्थन है ममता बनर्जी को मिल सकता है, या फिर वही कहीं ना कहीं जो ये चीज है, ये कड़ियां हैं, ममता को उनसे अलग कर सकती है? देखिए, लीडरशिप कभी भी सिर्फ एक लिंग भेद से नहीं जा सकती। मुझे लगता है कि हाँ, निश्चित रूप से एक चेहरा ममता बनर्जी को लेकर लोग देखते रहे हैं, हमेशा मानते रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी एक विमेन लीडर है और बहुत स्ट्रॉन्ग एक इमेज उन्होंने खड़ी करने की पिछले कुछ सालों में कोशिश की। लेकिन वो इमेज तब डैमेज होने लग जाती है जब देखा गया कि एक खास तौर से एक पर्टिकुलर एक पार्टी को लेकर आप चैलेंज करते हो, पर्टिकुलर एक रिलीजन को लेकर आपकी इमेज आपसे जोड़ी जाती है। और जब भी देश में राष्ट्रवाद की बात की जाती है, जब भी आपके राष्ट्र सुरक्षा की बात की जाती है, बाहरी लोगों का देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को लेकर जब बात की जाती है, तब आप अपनी ये जो पॉलिटिक्स का जो वोट बैंक का जो आप डिसाइड करते हो, वहां पर जो स्टेटमेंट्स जारी करते हो, उससे पूरा सीधा फर्क पड़ता है। चाहे वो महिला वोट बैंक हो, चाहे वो पुरुष वोट बैंक हो, हर व्यक्ति देश की सुरक्षा के सामने किसी भी एजेंडे को सामने नहीं आने देगा। और मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल की जनता ने जितना शोषण पिछले कुछ दिनों में झेला है, और
इस बार का जो चुनावी मैनेजमेंट है, वो चाहे वो इलेक्शन कमीशन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। लोगों ने बाहर निकल के बहुत अच्छी तादाद में चुनाव के अंदर जो है वो मतदान किया, और शायद उसी का एक आंकड़ा है जो ये जो पहली छोटी छोटी सीटों पर जो अंतर रह जा रहा था, वो इस बार अंतर जो है पूरा होगा, और ये बहुत मैजिकल जो नंबर होगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार वेस्ट बंगाल में बनती नजर आ रही है। मुझे कोई दुराय नहीं है। ममता बनर्जी, हालांकि हो सकता है कि जहां भी कुछ, वो भी उनके साथ भी, टीएमसी के साथ भी मुझे कुछ आंकड़े ऐसी सीटों पर दिखाई देते हैं जो शायद कुछ अंतर से ही वो हारे, लेकिन ये वो हार होगी जिसे अब ममता बनर्जी को सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि आखिरकार वो किस एजेंडे पर जाकर राजनीति करना चाहती हैं। वेस्ट बंगाल विकास के रास्ते पर जाएगा या धर्म और संसद की राजनीति पे चलेगा, तो ये आपको सोचना होगा। जैसे मुझे लगता है, और इस जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, जो आंकड़े मैं अभी आपको बता रहा हूँ और आप भी बताते आ रही हैं जूही, मुझे लगता है कि आने वाले जो है कुछ ही दिन में हम ये समझ जाएंगे कि वेस्ट बंगाल भारत का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां पर आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत तनाव है। बाहर के मुल्कों से, मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बाहर के मुल्कों से इतनी अंदरूनी जो सुरक्षा संबंधी जितने भी मुद्दे उठे हैं, वो केंद्र सरकार और तमाम बार वहां से जो है जांच एजेंसियां जाती हैं, लेकिन उन्हें जांच नहीं करने दिया गया। वहां पर अपने वोट बैंक को साधने के लिए लोगों को बचाया गया, राजनीतिक संरक्षण दिया गया। तो ये सारी चीजें कोई भुलाया नहीं जा सकता। अभी 3 दिन पहले ही जब ये बात चल रही थी, जब वहां पर टीएमसी के कुछ लोग, नेता लोग जाते हैं, टीएमसी के झंडे के साथ जाते हैं और ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर कैसे किसको वोट देना, उसको वो एड्रेस कर रहे होते हैं। तो ये एक पूरा एजेंडा है जिससे मुझे लगता है कि जब आदमी वोट करने जाता है तो उस एजेंडे को जवाब वही वोट देता है, और ये वोट का ही नतीजा होगा। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि जैसा मैंने बोला कि ये आंकड़ा वेस्ट बंगाल का 170 से लेकर 175 तक भी पहुंच सकता है, और जैसा भी आंकड़ा जैसे जो अभी सामने निकल के आ रहे हैं 160 ये हम अभी मान के चलते हैं, लेकिन 175 अगर ये आंकड़ा पहुंचा तो और पहले फेज में अगर हम उत्तर बंगाल की बात करते हैं, वहां जो इलेक्शन कराए गए शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन दक्षिण में आते ही जो वही दंगे फसाद की जो खबरें एक बार फिर से आनी शुरू, हालांकि पहले के मुकाबले इसमें जरूर जो है जो मामले हैं वो कम देखे गए, लेकिन ये उत्तर वर्सेस दक्षिण की लड़ाई जो है, ममता बनर्जी को तहखाने में ये कहीं ना कहीं फील होने लगा है कि शायद इस बार मुश्किलें बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, तमाम लोग जा रहे हैं पूरे दमखम के साथ जिस तरीके से बंगाल में, क्योंकि वहां के लोग हमेशा ही जो बंगाली है और बंगाली वर्सेस बाहरी लोगों का जिक्र करती आई है, इस बार क्या वो जो एक पैमाना है वो टूट जाएगा? मैंने अभी आपसे एक बात बोला जूही कि जो स्थितियां, अगर हम बाकी राज्यों की बात कर रहे हैं, चाहे वो असम हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, पुडुचेरी हो, असम का जो दौर था वो आप देख रही हैं कि पिछली सरकार जैसे जिस तरह से काम करती आ रही है, वो आज का युवा, असम का जो युवा है वो आज खेलों में जो उपलब्धियां हासिल कर रहा है। चाहे वो शिक्षा की बात करें तो वहां पर शिक्षा जगत में लोग काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा बहुत बेहतरीन हुई है। तो लोगों को आज सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म विशेष से आ रहे हैं या किस उम्र में है, उनको सिर्फ विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। और यही चीज वेस्ट बंगाल की जनता भी चाह रही थी, लेकिन आप देखिए कि वेस्ट बंगाल में ये वही इलाके हैं जहां पर पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान भी हिंसात्मक झड़पें देखी गई थी, और ये वही इलाके जो इस बार भी उन्होंने कोशिश की है। तो आप सिमिलरिटीज देखिए कि कहीं ना कहीं तो परेशानी है किसी चीज को लेकर, जिसका रिएक्शन इस तरह की घटनाओं में देखने को मिला है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है, और हमारी सुरक्षा एजेंसियों के रहते ही आज इतना एक पारदर्शी चुनाव, मतदान जो है इस राज्य में देखने को मिला। मैंने फिर पहले भी कहा आपसे, वेस्ट बंगाल हमारे देश के लिए, उसकी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण हो जाता है, और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगर ये नतीजा बदलता है तो ये वो जवाब होगा जो हर व्यक्ति इस देश की राष्ट्र सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी रखता होगा। देखिए, हर बार की तरह इस बार जैसे पहले अगर हम देखें, पहले के जब चुनाव बंगाल में होते थे तो कहीं ना कहीं टीएमसी के जो लोग हैं उन पर आरोप लगाए जाते थे कि ये लोग दंगे फसाद कराते हैं, जबरन घर में घुस जाते हैं। लेकिन इस बार जब बीजेपी पूरे मुस्तैदी के साथ खड़ी है तो टीएमसी ये कह रही है कि ये लोग वही काम कर रहे हैं, वही आरोप अब उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इनके इशारे पर आते लोगों के घरों में घुस रही है, वोट को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे क्या राजनीति है?
टीएमसी का तो मैं देखिए टीएमसी के जवाबों का मुझे नहीं लगता मुझे कुछ जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो पिछली बार जब विधानसभा चुनाव बीजेपी हारी थी छोटे से मार्जिन से, वो पहले भी ये कर सकते थे। हाँ। असल में जो टीएमसी का एजेंडा था, टीएमसी के जो लोगों का जो एजेंडा था, वो यहाँ पर सामने किसी को मुमकिन करने को नहीं दिया गया। यही एक खींच है जिसकी वजह से अब वो उल्टे आरोप इस तरह से लगाते आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल के जितने भी लोग रहने वाले हैं, देश भर में लोग देख रहे होंगे, और जो लोग आज ट्रेन से भर भर के सिर्फ मतदान करने के लिए जब वेस्ट बंगाल जाते हैं, तो उनको एक उम्मीद जगी थी कि नहीं भाई, हमारी आने वाली पीढ़ी वेस्ट बंगाल में एक नई लीडरशिप की उम्मीद करती है जो विकास की बात करेगी। असुरक्षा मन से हटाकर जब वो वोट करने गए हैं, तो उन्हें ये पारदर्शिता समझ में आई है कि हाँ, अभी कोई एक भविष्य में सरकार ऐसी हो सकती है जो हमारे अधिकारों के लिए, हमारी महिला सुरक्षा के लिए, रोजगार के लिए, विकास के लिए वो हमारे लिए बात कर सकती है। मैंने पहले ही कहा, वेस्ट बंगाल हमेशा से सिर्फ और सिर्फ सीधी सीधी तौर पर देखिएगा कि वो अपनी तरफ से शायद चाहे कुछ भी एजेंडे की बात करें, लेकिन अगर डिसीजन की बात होगी तो डिसीजन पर जाएगी बात पहले राष्ट्रवाद पर, राष्ट्रहित पर, राष्ट्र की सुरक्षा के ऊपर, और फिर प्रदेश के विकास के ऊपर। लेकिन इस बार अगर हम देखें एक और चीज कहीं ना कहीं बंगाल में, बाकी राज्यों में अगर हम देखें, बीजेपी जहां जहां है वहां जरूर रहा है हिंदुत्व का मुद्दा। इस बार बंगाल में भी वही चुनावी हुंकार भरने की कोशिश की गई है जो बीजेपी हमेशा ही, खासतौर पर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, जब उनको भेजा जाता है तो ये माना जाता है कि जब पूरी मुस्तैदी उनकी होती है तो कमान उनके हाथ में। इस बार क्या उनका जादू चलेगा बंगाल में? देखिए, मैं किसी एजेंडे से तो नहीं मानूंगा इसे जोड़कर, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, वेस्ट बंगाल में एक हिंदुओं का एक खास तौर से एक धर्म विशेष है जो पीड़ित रहा है वाकई कई सालों से, और उनको मुझे लगता है कि एक वोट बैंक की वजह से ही अभी तक शोषण झेलना पड़ रहा था। और यदि कोई ऐसा हिंदू इमेज के साथ कोई अगर लीडरशिप जाके वहां पर उन लोगों को ये भरोसा दिलाता है कि यदि आप ये सरकार को वोट करेंगे तो वो आपके फेवर में ही खड़ी होगी, आपको सुरक्षा देगी, आपके लिए विकास के रास्ते तैयार करेगी, तो इसमें मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का बहुत ट्रमेंडस जो है परफॉर्मेंस रहा है। और वहां लोगों के बीच में योगी की जो लोकप्रियता है वो आप उन तमाम रैलियों में जो उमड़ी उस भीड़ को अंदाजा लगा सकती हैं कि लोग दूर दूर से सिर्फ योगी को सुनने के लिए और देखने के लिए पहुंचे थे। तो ये शोषण की वो आवाज है जो मुझे लगता है कि अब लोग जो तरस मतलब अब एक इमेज के मतलब इमेज से उबरना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, अब हम अपने हक की आवाज उठा सकते हैं। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उस हिस्से में जब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 साल बाद वो फिर से एक मौका आया है जिसमें वो मतदान करके फिर से हवा बदल सकते हैं, वो उन्होंने किया है। मुझे लगता है ये जो आंकड़ा इस बार मतदान का बढ़ा है, ये कोई चमत्कारिक नहीं है, ये वो दर्द है, जो ये शोषण है जो वेस्ट बंगाल की जनता ने पिछले कुछ सालों में सहा है। और आप ये देखिएगा कि जहां जहां कैलकुलेशंस बड़े हैं, मतदान के जो परसेंटेज बड़े हैं, वहां पर नतीजा बीजेपी के फेवर में ही जाता दिखा है। ये वोट बैंक था जो कि अपने घर से मजबूरी में निकलना नहीं पाता था, या उनको असुरक्षित महसूस होते हुए वो जबरदस्ती घर में रहते थे। आज तो इस बार माहौल बहुत अच्छा था, पारदर्शिता के साथ चुनाव हुए, सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद थी और बहुत शानदार तरीके से लोगों ने मतदान किया। तो यही आंकड़ा है जो 90 से ऊपर तक आपको पहुंचते हुए दिखाई दिया। एसआईआर को लेकर भी जानना चाहूंगी सर, क्योंकि पहली दफा भी हमने देखा 90% के ऊपर मतदान, और आज जो हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं यही बताया जा रहा है कि 90% के ऊपर मतदान, यानी कि बंगाल में। और इसके पहले अगर नेताओं की बयानबाजी देखें, वो लोग भी कह रहे हैं कि इतने जो मतदान है, कहीं नहीं, खासतौर पर बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी का कहना है कि ये बदलाव की ही आहट है, ये वाकई में बदलाव की आहट है। और क्योंकि एसआईआर की बात है तो एसआईआर को किस तरीके से अब आप देखेंगे, क्योंकि इसको लेकर हंगामे हर तरफ जारी रहे हैं। बंगाल में टीएमसी कहती रही है कि हमारे वोटर्स काटे गए हैं और इसलिए बीजेपी कराई है, जहां जहां हमारे वोटर्स हैं उनको साइड करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाती रही है इसके जरिए। अब जो ये आरोप को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं, एसआईआर प्रक्रिया इसीलिए लाई जाती है, ये बयानबाजियों तक सीमित रहे तो ठीक है। क्योंकि जब आप इसको मतलब अगर आप प्रैक्टिकली आप इसको कैलकुलेशन में उतारेंगे तो मुझे लगता है कि इसका नुकसान शायद हो सकता है कि इसमें बाकी पार्टियों को हो सकता था, लेकिन टीएमसी को इससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि टीएमसी का वही वोट बैंक जो बाहरी है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा पर एक सवाल खड़ा कर रहा था, यदि उसके ऊपर कोई प्रक्रिया राष्ट्रहित के लिए होती है तो ममता बनर्जी को पेट में दर्द क्यों होता है?
और यदि हम्म। लोग बाहर निकलकर आज इतने परसेंटेज पर, हायर परसेंटेज पर जब वोट करते हैं, तो क्यों नहीं जो है बीजेपी को जीत मिलती हुई जो पचा पा रही है वो। तो ये तमाम वो बातें हैं जो मुझे लगता है कि शायद मुझे लगता है कि एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जो ही देखिए किसी भी चीज का। उन्होंने ममता बनर्जी पर जितना विश्वास किया वेस्ट बंगाल की जनता ने, उनको पूरा मौका दिया, और आज जब ये चीजें बदल रही हैं तो इसका कारण भी ममता बनर्जी की वो कुछ जो खामियां हैं जिसकी वजह से बीजेपी आज अपनी जगह वापस बनाने के लिए तैयार है। और वो सब हम अपनी तरफ से बहुत क्लियरली जानते हैं। महिला सुरक्षा की बात बहुत क्लियर है, देखिए। हाँ। ठीक है। और अगर मैं रोजगार की बात करूं, अगर मैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, आज वेस्ट बंगाल पर जाइए, आपको लगेगा कि कई इलाके, अगर आप बड़े शहरों को छोड़ दीजिए तो वहां पर आज भी ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास रोजगार, रोटी, ट्रैवल करना, बाहर जाना, आना जाना, ये बहुत चुनौतियां हैं जिसको कि मुझे लगता है कि जैसे फिर मैंने कहा, आज वेस्ट बंगाल के अंदर ही हम लोग सुनते हैं कि कोई बाहरी मुल्क का व्यक्ति आसानी से अंदर एंट्री करके वहां पर रहने लग जाता है, या वो उसकी पीढ़ियां रह रही है वहां पर। फर्जी मतदाता पत्र भी उनके पास होते हैं। जब उनके ऊपर एसआईआर की कार्रवाई होती है, प्रोजेक्शंस होते हैं, तब पता चलता है कि वो लोग वहां रहने वाले नहीं थे। इसीलिए पेट में दर्द हो रहा था कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए, और खुद ममता बनर्जी की टीएमसी को भी। लेकिन कोशिश उन्होंने पूरी की, जहां तक मैं बताऊं जूही, लेकिन उसका असर कुछ हुआ नहीं। लोग चाहते हैं कि वाकई में इस देश में दूध का दूध, पानी का पानी हो। लोग जो इस देश के थे, जो इस मिट्टी के हैं, वही इस मिट्टी में रहे, उन्हीं का अधिकार है। देश की सर एकता की बात आती है, अगर हम देखें अभी हम बंगाल चुनाव को लेकर लगातार इसको लेकर डिबेट भी करते रहे। जो बंगाल के नेता जो बयान देते हैं और जो उनके प्रवक्ता हमारे साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उनका भी मतलब एक जो बात के टीएमसी की जो राजनीति है वो जरा हम समझाने की कोशिश करेंगे दर्शकों को, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है। बंगाल की अगर हम बात करते हैं, ये हमेशा खुद को बाकी राज्यों से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। इनको ये होता है कि भाई हमें छेड़छाड़ ना करो, बंगाल बाकी राज्यों की तरह नहीं है। ये क्या है? माफ कीजिएगा जो आपकी आवाज थोड़ी बीच में कटी है, दोबारा पूछेंगे सवाल। जी, सवाल मेरा यही है कि बंगाल की जब बात करते हैं, चाहे वो टीएमसी के नेता हो, जो प्रवक्ता हमारे साथ बैठते हैं बातचीत में, वो भी हर किसी की एक मेंटेलिटी होती है कि बंगाल बिल्कुल अलग है, बाकी राज्यों से आप इनको कंपेयर मत करिए। तो जब देश की बात आती है, वो भी हमारा हिस्सा है। ये टीएमसी की पॉलिटिक्स या बंगाल की शुरुआती ही रणनीति, बंगाल की शुरुआत से अगर हम देखें, वो कहीं ना कहीं ऐसी रही है, या केवल ये टीएमसी की जो पूरी पार्टी की मानसिकता है वो ऐसी रही है कि हमें छेड़छाड़ ना करो, हम अपने में खुश हैं, हमारे इधर आओगे तो फिर हम उसी तरीके से बात करेंगे? जो ही आपके सवाल में ही इसका जवाब था। आप सोचिए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जिस अखंडता को, जिस प्रभुता को हम जीते आ रहे हैं इतने सालों से, हमारे गौरवशाली इतिहास में हम भारत के हर राज्य को एक साथ जोड़कर एक देश खड़ा करते हैं, लोकतंत्र खड़ा करते हैं, वहां पर आखिरकार कोई अपनी अलग पहचान और अपने आप को अलग क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि उसकी असुरक्षा है, राजनीतिक असुरक्षा। वो राजनीतिक असुरक्षा के चलते राष्ट्र सुरक्षा से भी अपना जो है जो रिस्क पे ले जाना चाहता है, वो बाहरी लोगों को अंदर आने दे रहा है, जिससे क्योंकि उसका वोट बैंक एकदम मजबूत हो रहा है। आखिरकार क्यों आप मानते हो कि वो वेस्ट बंगाल है? वो वेस्ट बंगाल भारत है, वो भारत का राज्य है, उसके देश की जनता हमारे साथ है। तो ये सिंपल फॉर्मेट है, ये एक सोच हो सकती है, लेकिन उस सोच को ना तो इस देश का कोई नागरिक सपोर्ट करेगा, और ना ही वेस्ट बंगाल का रहने वाला हर वो वोटर्स जो चाहता है कि देश की सुरक्षा पर कोई सवाल ना उठे, वो उसका जवाब जरूर देगा। बिल्कुल। अब भवानीपुर सीट की जरा हम बात कर लेते हैं। भवानीपुर सीट बहुत ही अहम इस बार, और हमारे साथ दोनों ही मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। और अगर हम भवानीपुर सीट की बात करते हैं, पंकज पांडे, अब मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि हम देखें लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर चर्चाएं, बहुत हवा और बयार अगर हम कहें, बंगाल में इस वक्त बहुत ही तेज चल रही भवानीपुर सीट पर इस बार। अब क्या तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत भी सामने आ चुके हैं, 90% से ज्यादा मतदान इस बार भी, दूसरी बार भी वही हम देख पा रहे हैं। और बंगाल में अब वो बदलाव की जो बात कही जा रही है, कितना सच होता हुआ यहां दिखाई दे रहा है?
सर लगता है आपने फोन अपना म्यूट कर रखा है, एक बार प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मैं एक बार दोहरा देता हूँ। जी बिल्कुल, हाँ। जहां तक चुनाव परिणामों की बात है, तो देखिए निश्चित रूप से सभी को दिखाई पड़ रहा है पश्चिम बंगाल में कि परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन किसी एक पार्टी को सबसे ज्यादा या जिन लोगों को सबसे ज्यादा ये बात समझ में आ रही है वो टीएमसी के लोग हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से वो फर्स्ट फेज के बाद आक्रामक हुए हैं, इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब जहां तक भवानीपुर की बात है, तो निश्चित रूप से भवानीपुर में कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के मतलब लोकल है वहां की, उनका घर भी पड़ता है। तो एक तरह से इमोशनल जो एक टच होता है वो भी मतदाताओं तक वो पहुंचा रही हैं और बहुत तरह की बातें कर रही हैं। बहुत आक्रामक रूप से वो वहां पर अपनी कैंपेनिंग उन्होंने किया। अब जहां तक शुभेंदु अधिकारी जी की बात है, तो उन्होंने भी काफी आक्रामक कैंपेनिंग किया और जो वहां के हिंदू मतदाता हैं उनके मन को उन्होंने छुआ। लेकिन यहाँ पर अंतर बस वही हो जाता है कि ममता बनर्जी चूंकि लोकल हैं, तो इसलिए मैं निश्चित रूप से उनको इस सीट पर एज में पाता हूँ। जहां तक पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों की बात है, तो विवेक जी जो विश्लेषण कर रहे थे पूरी तरह से उससे मैं सहमत हूँ। बस उसमें एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ कि देखिए जो स्विंग है भारतीय जनता पार्टी के रूप से वो निश्चित रूप से है, और स्विंग का एक कारण और है, वो कारण है कि इस बार छापा नहीं हो पाया। और छापा इसलिए नहीं हो पाया, आपने आज एक घटना देखी होगी जहाँ पे वोटिंग में वो कुछ लगाए गए थे, स्टिकर्स वगैरह लगा दिए गए थे, टेप लगाया गया था। यही चीज पिछली बार भी हुआ था। ये मुझे लगता है अभिषेक बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र था, वहां पे ये पकड़ में आया था। लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ हुआ होगा, पकड़ में नहीं आया होगा। तो एक कारण ये भी है, और एक दूसरा कारण और है कि जो बहुत से ऐसे वोटर्स हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, जिनको घरों से निकलने नहीं दिया जाता था, ये बात विवेक जी ने भी कहा। उसमें मैं एक बात और ऐड कर दूं कि बहुत से भारतीय जनता पार्टी के मतदान केंद्र तक तो पहुंच जाते थे, लेकिन वहां पे जो दबाव, जो भय का वातावरण होता था, जो उनको बार बार डराया जाता था, उस डर और भय की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि टीएमसी की सरकार दोबारा आ जाए तो हमारे घर जला दिए जाएं, वो टीएमसी के पक्ष में मतदान करके आ जाते थे। तो इसमें अब एक बार मैं भी चुनाव आयोग को बधाई देना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने लोगों के मन से भय को बाहर किया और निष्पक्ष मतदान कराने में सफलता पाई है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग बधाई के पात्र है, और केंद्रीय बल जिन्होंने अपने पूरी ताकत झोंक दिया इस मतदान को संपन्न कराने में, वो भी उसका एक एक सिपाही बधाई का पात्र है। तो जो बंगाल है, और मैं एक चीज और ऐड करूंगा विवेक जी की बात में, वो 170 से 175 देख रहे हैं, मैं इसको 190 से 200 के आसपास देख रहा हूं। तो हो सकता है कि कुछ मैं ज्यादा देख रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से सरकार बदल रही है, ये तय है, और वशिष्ठ जी को इससे बहुत प्रसन्न होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए अगर हम बात करें, क्योंकि 142 सीटों की बात आती है, तो इसमें भी यही कहा जाता है कि 2021 में 123 सीटें टीएमसी के खाते में आई थी, और इस बार क्या आपको लग रहा है इतनी छू पाएंगी, या इससे फर्क कितना होगा अगर इस बार अगर हम देखते हैं ऊपर नीचे की अगर हम बात करते हैं? देखिए जो कम अंतर वाली सीटें थी, विवेक जी ने भी स्पष्ट किया, निश्चित रूप से इस बार स्विंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने वाला है, क्योंकि असर एसआईआर का है और असर उन वोटर्स का है जो या तो वोट कर नहीं पाते थे, या करते भी थे तो भय के कारण टीएमसी के पक्ष में वोट करके आ जाते थे। तो इस बार निश्चित रूप से स्विंग जो है, वो एज जो है वो भारतीय जनता पार्टी, और उन सीटों में भारतीय जनता पार्टी का सफलता का प्रतिशत टीएमसी से बहुत आगे रहने वाला है। इसीलिए हम लोग उसको 170 से 175 या 180 से 190 के बीच में देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए विवेक सर, मैं वापस आपके पास लौटूंगी, क्योंकि हर तरफ बयार वही चल रही है और यही कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो सीटें हैं वो बढ़ सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कौन कौन से वो मुख्य चीजें होंगी, मुख्य मुद्दे होंगे जो इस बार बीजेपी को काम आएंगी, क्योंकि बीजेपी पूरी यहाँ पर देखिए नाक की लड़ाई बन चुकी है बीजेपी के लिए भी इस बार फतेह करना बंगाल को। देखिए जो ही आज का दिन आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने आज क्या काम किया है। आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है। ये उस दिन होता है जिस दिन किसी राज्य में मतदान हो रहा है। तो जब आदमी ये देखता है कि दूसरे राज्य में विकास की बयार बह रही है और हमारे यहाँ आज भी जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा और समीकरण बनाने के लिए किसी का शोषण चल रहा है, वहाँ विकास का दूर दूर तक नाम नहीं है। तो बीजेपी को सिर्फ अगर कोई फायदा मिला है या मिलेगा तो वो विकास के मुद्दे पर मिलेगा। विकास के नाम पर मुझे लगता है ही वोट होना चाहिए। और अगर इस सरकार में कोई परिवर्तन आता है वो दिखाई दे सकता है इस सर्किल में। जैसे कि मैं पांडे साहब को सुन रहा था, वो क्योंकि मेरे भाई हैं तो उन्होंने अगर कहा है कि ये 190 तक, हालांकि मुझे वो चुनौतीपूर्ण भी लगता है क्योंकि अभी मील का पत्थर थोड़ा सा दूर हो सकता है, लेकिन जो भी बदलाव है और अगर ये जितना बदलाव हम उम्मीद कर रहे हैं वाकई में ये काबिल तारीफ है। और मैं वेस्ट बंगाल की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। मैं पहले से ही अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं और मुझे बड़ा गर्व है कि अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो शायद इस देश की जनता, अब हम धार्मिक और चीजों से, जो जातीय चीजों से ऊपर उठ चुके हैं और हमारे आने वाला जो भविष्य है वो बहुत शानदार होने जा रहा है। हमारा जो युवा है वो अब विकास पर बात करना चाहता है, डेवलपमेंट पर बात करना चाहता है और आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर खड़े होकर देश की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ देना चाहता है। जी बिल्कुल ठीक है। श्याम सलोनी जी, मैं वापस आपके पास आती हूँ। अगर हम देखें इस वक्त, क्योंकि तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही है, रुख बदलते हुए नजर आ रहे हैं, हर तरफ बोलबाला बीजेपी का है, कैसा लग रहा है अगर ये वाकई में सच हो जाए? क्योंकि समर्थन मिल रहा है, जो दावेदारी आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसी दिशा में सब कुछ नजर आ रहा है। देखिए जोही जी, क्योंकि हालांकि अभी ये कहीं ना कहीं ऊपर नीचे उम्मीदों की ही बात चैलेंज रहता है, ये चैलेंज रहता है हमारे लिए। और वेस्ट बंगाल की महिलाओं ने, मातृशक्ति ने ममता बनर्जी का बहुत सम्मान किया था। ऐसा नहीं है कि नहीं किया था, उनको कई बार वोट किए थे, लेकिन उनको बदले में मिला क्या? हिंदू आबादी में पानी की टंकियों में जहर घोल देना और जबरदस्ती वो पानी उनको पिला करके उनको मार देना। उस पीड़ा को सहन किया है उन्होंने और वो अपराधियों को जेल तक नहीं जाने दिया। ममता बनर्जी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। महिलाओं के साथ जो अभद्रता होती थी, अपराधी पकड़े नहीं जाते थे। लेकिन महिलाएं, पुरुष मजबूर थे जोई जी, वो चाहते थे बदलाव हो, तो उनको ज्ञानेश कुमार जी के रूप में मुख्य चुनाव आयोग, मैं समझता हूँ आदरणीय टीएन सेशन के बाद यदि कोई शानदार ईमानदार चुनाव आयुक्त आए हैं तो वो ज्ञानेश कुमार जी हैं। तमाम विपक्ष के आरोपों को झेलते हुए हर राज्य में तमाम आरोप इन पर लगाए गए, न जाने कितने आरोप लगे इनके ऊपर, उसके बाद भी इन्होंने अपने पद से विचलित नहीं हुए और ईमानदारी से कार्य करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल की भौगोलिक स्थिति को जांचा, परखा, अपने ऑब्जर्वर भेजे और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तब जाकर के उन्होंने डिसीजन लिया कि मुझे कौन अधिकारी चेंज करने हैं। ये उनका निर्णय, दूरदर्शी निर्णय। चलिए ठीक है।